हेलो गाइज, स्वागत है आपका मिशन जयशसी में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकबर के टाइम में झारखंड में क्या हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं कि जहांगीर के टाइम में हमारे झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा था। तो जहांगीर का मेन उद्देश्य था हीरा खानों से हीरा खानों पर अपना अधिकार करना। हीरा कहाँ मिलता था, हम लोग सभी पिछले वीडियो में ही इस चीज़ से परिचित हुए थे। शंख नदी में हम लोग को हीरा मिलता था। तो जहांगीर का मेन उद्देश्य यही था, हीरा का जो खान था जितने भी था उस पर अधिकार करना था। तो इस तरह से हम लोग पहले ये देखेंगे नागवंश, ये जो कोकरा, यहाँ पे कोकरा था, तो कोकरा में नागवंश हुआ करता था। तो यहाँ का जो राजा था नागवंशी राजा दुर्जन शाह, और जो दुर्जन शाह जो मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था। और ये मधुकरण शाह का जो अकबर का समकालीन में ये मधुकरण शाह कोकरा का राजा था। और नागवंशी राजा को जहांगीर के समय में जमींदार ए खान आलाम या हीरा का मालिक कहा जाता था। और ये जब 1612 में जहांगीर ने अपने सेनापति जफ़र खां को जब बिहार का सूबेदार बनाया गया, तब इन्होंने बिहार का जब सूबेदार जफ़र खां बना, तो जफ़र खां का बिहार का सूबेदार बनने के बाद जहांगीर ने क्या इसको आदेश दिया हीरा खानों पे अधिकार करने का। तो ये सक्सेस नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जफ़र खां का रोग से मृत्यु हो जाता है और ये अभियान इसका अधूरा रह जाता है। तो फिर 1615 में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया, और बिहार का सूबेदार बनाने के बाद इसे भी आदेश दिया हीरा खानों पर अधिकार करना। तब इब्राहिम खां जब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। तो हम लोग ये देख रहे थे कि बिहार का सूबेदार इब्राहिम खां को बनाया गया। तो जब 1615 में बिहार का सूबेदार इब्राहिम खां जब बना, तब जहांगीर ने हीरा खानों पर अधिकार करने का आदेश दिया। तो ये बिहार पहुंचते ही इब्राहिम खां अपना फ़ौज तैयार किया। तो इन्होंने फ़ौज तैयार कर लिया, लेकिन दुर्जन शाह अपने दूत के माध्यम से हीरा और हाथी देने का प्रस्ताव भेजा इब्राहिम खां के पास, लेकिन इब्राहिम खां इसे स्वीकारता नहीं है, ये ठुकरा देता है। उसके बाद इब्राहिम खां दुर्जन शाह के क्षेत्र पे आक्रमण कर देता है और दुर्जन शाह को बंदी बना लेता है, और जितना हीरा था वो सबको छीन लेता है। उसके बाद से दुर्जन शाह को बंदी बना करके ग्वालियर के किले में भेज देता है। पहले तो अपना जहांगीर के दरबार में भेजता है, फिर वहाँ से ग्वालियर के किले में इसको रखा जाता है। तो वहाँ 12 साल तक ये रहता है दुर्जन शाह। फिर दुर्जन शाह जब एक जहांगीर का दरबार में हीरा का जो असलियत हीरा है उसके असलियत हीरो की पहचान को लेकर के विवाद होता है। तो जब वहाँ पे विवाद होता है तो फिर जहांगीर को दुर्जन शाह को वहाँ से बुलाया गया ग्वालियर से हीरा की परख के लिए। तो ये असलियत हीरो को दुर्जन शाह ने पहचान कर दी जाती है। तो उसके बाद जहांगीर खुश होकर के क्या करता है, शाह की पदवी को देता है, और उसका जो खोया हुआ राइज रहता है उसको वो वापस कर देता है और उसे मुक्त कर देता है। और दुर्जन शाह 6000 सालाना कर देना स्वीकार कर लेता है। तो इस अभियान में जितने भी मुग़ल थे वो लोग को जहांगीर ने पुरस्कृत करता है, और साथ ही इब्राहिम खां को 4000 मनसबदार बनाया और फात जंग की उपाधि देता है। उसके बाद
अब हम लोग पलामू की ओर देखते हैं। तो पलामू में जब अफजल खां को 1607 में अफजल खां का जब यहाँ का जो बिहार सूबेदार बनाया गया, तो पलामू की ओर इन्होंने आक्रमण किया। तो यहाँ का जो पलामू का राजा था वो अनंत राय था। अनंत राय भगवत राय का उत्तराधिकारी था। तो अनंत राय का मृत्यु हो जाता है, तब सहबल राय को पलामू का राजा बना दिया जाता है। तो सहबल राय जो था, तो ये अपना जो अधिकार था वो सड़क ए आजम आधुनिक जीटी रोड और चौपारण तक इसका अधिकार था। तो बंगाल की ओर जितने भी मुग़ल आते जाते थे उनके काफ़िलों को लूटा करता था। इससे बहुत ज़्यादा इसके सहबल राय का इस व्यवहार को देख करके जहांगीर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। तो फिर इन्होंने सहबल राय को पकड़ करके दिल्ली लाने का आदेश दिया। उसके बाद से फिर सहबल राय को पकड़ करके दिल्ली ले जाया जाता है। दिल्ली ले जाने के बाद एक निहत्था बाग, ये निहत्था बाग जहांगीर अपना मनोरंजन के लिए रखा करता था, तो उस निहत्थे बाग से लड़ने को दिया जाता है। फिर बाद में सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से पलामू की ओर हम लोग देखें। उसके बाद से हम लोग देखते हैं बिशुनपुर पर जो मुग़ल का प्रभाव पड़ा था। तो बिशुनपुर ये पंचेत वाले एरिया में था। तो बिशुनपुर पर मुग़ल ने अधिकार कर लेता है, लेकिन इस टाइम का जो सूबेदार, बंगाल का जो सूबेदार रहता है वो इस्लाम खां रहता है। तो इस्लाम खां और अफजल खां ये दोनों मिल कर के जो पंचेत के ज़मींदार हैं वीर हामिद, तो ये वीर हामिद पर आक्रमण कर देता है और वीर हामिद आत्मसमर्पण कर देता है। किसके पास? तो उसका नाम है शेख कलाम के पास इन्होंने आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस तरह से हम लोग बिशुनपुर वाले एरिया पे देखें, मतलब पंचेत वाले एरिया पे। अब हम लोग राजमहल वाले एरिया पे देखते हैं। तो शाहजहाँ जो जहांगीर का बेटा था, जिसका नाम बचपन का नाम था खुर्रम, तो ये शाहजहाँ उस टाइम दक्षिण भारत का वो सूबेदार था। तो ये इसका जो 1622 में राजमहल की ओर आया, तो इसका जो झारखंड में कैसे आया? तो झारखंड में जो जहांगीर की बीबी रहती है नूरजहाँ, तो नूरजहाँ जब राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करती है, तब शाहजहाँ जो है वो दक्षिण भारत से वर्धमान होते हुए ये राजमहल में आता है। वो कब की घटना है? ये 1622 की घटना है। तो इस्लाम खां से इसका आमना सामना होता है और इस बीच में इस्लाम खां का मृत्यु हो जाता है और खुर्रम मीन्स शाहजहाँ वो राजमहल वाले एरिया पे अपना अधिकार कर लेता है। फिर बाद में जहांगीर के समझाने पे ये शाहजहाँ समझ जाता है और फिर ये दक्षिण भारत की ओर लौट जाता है। तो इस तरह से हम लोग जहांगीर के टाइम में पलामू को देखा, छोटा नागपुर को देखा जो मुग़ल काल में कोकरा कहा जाता था। फिर हम लोगों ने बिशुनपुर को देखा, फिर राजमहल को देखा। इस तरह से हम लोग जहांगीर के शासनकाल के टाइम को देखा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से हम लोग जो है मुग़ल काल में झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा था उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा और साथ ही हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाने नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जा सके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।